137। रायमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वो झुककर पार्थ को गले लग गई। पार्थ ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। रायमा ने उसके कान के पास होठ लाकर फुसफुसाया, आई लव यू। उसके इस इजहार पर पार्थ के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, मेरे इजहार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रायमा ने तुरंत जवाब दिया, तैयार हो इस इंतजार के लिए। पार्थ उससे अलग होकर उसके चेहरे को थामते हुए बोला, ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। रायमा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तभी कुछ वेटर्स खाने के साथ आ गए। रायमा ने पार्थ को उठने का इशारा किया। पार्थ उठकर अपनी कुर्सी खींचकर रायमा की कुर्सी के साथ लगाकर बैठ गया। वेटर्स ने टेबल पर खाना सजाया और चुपचाप चले गए। पार्थ ने एक प्लेट सीधी की, उसमें सर्व किया और रायमा के आगे रख दी। रायमा की आंखों में चमक आ गई। जापानीज फूड, उसने खुशी से कहा। यस, बिकॉज यू लव इट, पार्थ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बट यू हेट इट, रायमा ने चिढ़ाते हुए कहा। पार्थ ने हल्की हंसी के साथ कहा, आई हेट इट बिकॉज सृष्टि डिड नॉट लाइक इट, पर अब मैं पुरानी पसंद को पीछे छोड़ चुका हूं, तो खिलाओ मुझे। इतना कहकर उसने अपना मुंह खोल दिया। रायमा ने मुस्कुराते हुए सुशी का एक पीस उसके मुंह में डाला और उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगी, क्योंकि वो पहली बार जापानीज फूड ट्राई कर रहा था। पार्थ ने सुशी खाई और चेहरे पर खुशी फैलाते हुए बोला, इट्स वेरी नाइस। उसके रिएक्शन पर रायमा खिल उठी। फिर पार्थ ने भी अपने हाथों से उसे खिलाया। दोनों ही इन पलों को खुलकर जी रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए जिंदगी में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। पार्थ दिल से इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता था, और रायमा भी। दूसरी तरफ अभिमन्यु ने फोन पर कुणाल से कहा, अचानक से इन लोगों ने ये चेंजेस क्यों किए हैं? दूसरी तरफ से कुणाल बोला, मुझे कैसे पता होगा? अब तो उन्होंने कह दिया है कि डेट प्रीपोन हो चुकी है। अब तुझे बेंगलोर आकर सब कुछ खुद देखना होगा। अभिमन्यु ने पूछा, यहाँ कौन देखेगा? मैं और शिखा मुंबई आ जाते हैं, तू आजा बेंगलोर। नाउ द टीम लीड्स देयर लीडर अभी। चल ठीक है, देखता हूँ। अभिमन्यु ने कॉल कट किया और गहरी सोच में डूब गया। तभी कमरे में निशा आई। उसे ऐसे बैठे देख वो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? निशा के आने से वो अपनी सोच से बाहर आया। चिंता से अभिमन्यु ने कहा, जो बेंगलोर वाला टेंडर है उसके ओनर्स ने डेट प्रीपोन कर दी है, और सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को अभी कंप्लीट होने में वक्त है। नाउ आई हैव टू गो देयर। सहजता से निशा ने कहा, तो जाओ। हिचकिचाहट से अभिमन्यु ने कहा, पर तुम? आत्मविश्वास से निशा ने कहा, अभी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जो होना था वो हो गया, और एक सिचुएशन के कारण हम अपनी जिंदगी को जीना नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओ, आई विल बी सेफ हियर। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम अपने सालों के सपने को छोड़ दो। नरमी से अभिमन्यु ने कहा, छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। कुणाल तो वैसे यहाँ होगा ही। मुस्कुराकर निशा ने कहा, ऑल द बेस्ट। अभिमन्यु ने उसके माथे को चूमा और जल्दी से नीचे आने को कहा, ताकि वो उसे कोचिंग सेंटर ड्रॉप कर दे। उसने कुणाल को फोन करके सब बता दिया। अभिमन्यु ने निशा को उसके कोचिंग सेंटर ड्रॉप किया और खुद ऑफिस चला गया। ऑफिस जाकर उसने अपने मैनेजर को सब समझाया। काफी हद तक अपने काम निपटाए और रात के 9 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर के लिए निकल गया। पार्थ भी अगले दिन बेंगलोर चला गया, लेकिन रायमा के साथ। कुणाल और शिखा भी अगले दिन वापस मुंबई आ गए। गौरव अभी नहीं गया था बेंगलोर, क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट मुंबई में ही अटका हुआ था। तो बेंगलोर उसने अपनी जगह अपने मैनेजर को भेज दिया। 2 हफ्तों बाद टेंडर की डेट थी। अभिमन्यु और पार्थ पूरी तरह से अपने आप को इस प्रोजेक्ट में झोंक चुके थे, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट से बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड के प्राप्तकर्ता का पता चलना था, और ये अवार्ड तो उन दोनों का ही टारगेट था। लेकिन दोनों ही दोस्त अपने इस काम के बीच अपने हमसफर को नहीं भूले थे। दोनों अपने काम से जैसे तैसे समय निकाल कर उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। रायमा आना तो नहीं चाहती थी। उसे लगा था कि पार्थ अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाएगा, पर पार्थ उसे जबरदस्ती लेकर आया था। अभिमन्यु को भी जैसे ही कुछ पल फ्री मिलता, वो निशा से कॉल पर बात कर लेता। वहीं दूसरी तरफ निशा ने सृष्टि की डायरी आधी से ज्यादा पढ़ ली थी। लास्ट के बस अब 5 से 6 एंट्रीज ही बाकी रह गई थी। निशा इस वक्त कैफे में बैठी सृष्टि की डायरी रीड कर रही थी। वो उसकी डायरी को पढ़कर जितना सृष्टि को समझ पा रही थी, उतना ही वो अभिमन्यु को भी समझ रही थी। उस सृष्टि के दिल में जो पार्थ के लिए फीलिंग्स थी, बहुत ही अच्छे से समझ गई थी। उसकी फीलिंग सच्ची है। एक बार फिर उसने पन्ना खोल दिया। 30 अगस्त 2017। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। फाइनली 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 जिस पल का इंतजार मैं तब से कर रही हूँ, जब से मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था, वो पल आ ही गया। फाइनली पार्थ सिंह ओबरॉय प्रपोज्ड मी। मुझे, सृष्टि अनीश मित्तल को। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। जब भी उस मोमेंट को याद करती हूँ, खुद ब खुद मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो हुआ क्या ना कि कल हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी कॉलेज में, और मुझे डेयर मिला कि मुझे किसी भी एक सीनियर के साथ डांस करना है।
तो मैं सीनियर्स में सिर्फ गौरव को ही जानती थी, तो मैंने उसके साथ डांस किया एंड द डांस वाज माइंड ब्लोइंग। उसके बाद मुझे कॉलेज पिक करने पार्थ आया था, क्योंकि घर में सभी दादी और दादाजी की एनिवर्सरी के लिए बिजी थे। मेरे डांस की वीडियो मुझे मेरी फ्रेंड ने बनाकर भेज दी थी, जो मैंने गाड़ी में पार्थ को भी दिखाई एंड उसका रिएक्शन, ओह माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पार्थ इस तरह से बिहेव करेगा एक डांस वीडियो पर। मैं उसके प्रॉपर वर्ड्स बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस मोमेंट को मैं लिख कर रखूं। गुस्से में पार्थ ने कहा, पूरी दुनिया में तुम्हें यही आवारा लफंगा कमीना हरामी बेअक्ल तोते जैसी शक्ल वाला आदमी ही मिला था डांस करने के लिए, और डांस करना ही क्यों था, मना कर देती। ऐसी तो कोई जबरदस्ती नहीं होती कि अगर डांस नहीं करोगी तो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। और चलो ऐसा होता भी है तो मैं होता तो हैंडल कर लेता, पर नहीं, मोहतरमा को तो डांस करना था, वो भी इस तोते के साथ। और ऐसे कौन डांस करता है, चिपक चिपक कर? दूर रहकर भी तो डांस कर सकती थी तुम। पार्थ का रिएक्शन देख मैं तो हैरान ही रह गई थी, पर मैं कुछ नहीं बोली और उससे नाराज हो गई, क्योंकि पहले तो उसने गुस्से में बात की और दूसरा मेरी तारीफ तो की ही नहीं, ऊपर से डांट और दिया। पर मुझे नहीं पता था कि इस डांस का रिएक्शन बहुत ज्यादा ही गहरा होगा पार्थ पर, वरना डांस के लिए मना कर देती। आज रात 8:30 बजे वो मुझे अपने साथ बीच पे ले गया जबरदस्ती, क्योंकि मैं तो नाराज थी, लेकिन वहाँ जाकर मैं भूल गई कि नाराज हूँ। पूरा का पूरा बीच पार्थ ने डेकोरेट किया हुआ था येलो रोजेस के साथ, क्योंकि उसे पता है आई लव येलो रोजेस। मैंने जब पार्थ से डेकोरेशन के बारे में पूछना चाहा, तभी पटाखे चल पड़े। मैंने जब आसमान में देखा तो आसमान में लिखा था बड़े बड़े अक्षरों से, विल यू मैरी मी? और मैंने फिर जैसे ही सामने देखा तो पार्थ था ही नहीं। मैंने नीचे देखा तो पार्थ अपने घुटनों पर अपने हाथ में रिंग लेकर बैठा था। पार्थ ने कहा, मिस सृष्टि मित्तल, विल यू मैरी मी एंड मेक मी योर्स? और मैंने क्या ही कहा होगा, ऑफ कोर्स यस। इसी पल का तो इंतजार था मुझे। आई सेड यस। उसने मुझे वो रिंग पहनाई और वो रिंग बहुत खूबसूरत है। रिंग पर इन्फिनिटी का सिंबल है, जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स हैं। उसके बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी गए। उसने मुझे बताया कि वो डर गया था डांस वीडियो देखकर कि कहीं कोई और मुझे प्रपोज ना कर दे, बट उसे मैंने बताया नहीं कि गौरव प्रपोज्ड मी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कलेश नहीं चाहिए यार। एंड फिर घर आकर हमने सब कुछ फैमिली को बता दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पार्थ को सब जानते थे, वो हमारी खुशी में खुश थे। अभी ने जरूर उसे बहुत हिदायत दी, बट आई एम वेरी हैप्पी। इट्स लाइक आई हैव वोन समथिंग। रायमा के प्रपोजल के बाद तो मैं भी डर गई थी, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सृष्टि। एंट्री पढ़कर निशा के होठों पर मुस्कान थी। निशा ने मन ही मन कहा, अगर ये आज यहाँ होती तो शायद रायमा की जगह ये मेरी भाभी होती। उफ़ो, किस्मत के खेल। सृष्टि की मौत एक हादसा थी या किसी ने उसे मार दिया? क्या पार्थ सच में सृष्टि से इतना प्यार करता था या सब एक प्लान का हिस्सा था? रायमा की जिंदगी में पार्थ की एंट्री अचानक क्यों हुई? क्या रायमा के लिए पार्थ सिर्फ सृष्टि की जगह भरने का जरिया है या कुछ और? क्या सृष्टि की डायरी में ऐसा सच छुपा है जो सबको हिला देगा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निशा छत पर टहल रही थी गाने सुनते हुए। तभी उसके फोन पर शिखा का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से शिखा की बहुत घबराई हुई आवाज आई। घबराहट में शिखा बोली, निशा निशा। शिखा की आवाज सुनकर निशा भी घबरा गई। शी, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? बेचैनी में शिखा बोली। निशा, सब बर्बाद हो गया। हैरानी से निशा बोली, अरे हुआ क्या है मेरी माँ? शिखा हिचकिचाई। पापा आ गए। निशा ने तुरंत पूछा, तो? शिखा ने धीमे स्वर में कहा, पापा ने मुझे और कुणाल को एक साथ देख लिया। निशा चौंकी। एक साथ देख लिया मतलब? शर्मिंदगी के साथ शिखा बोली, असल में मैं और कुणाल मेरे घर पर थे, जो कंपनी की तरफ से मिला है। हम दोनों बेड पर थे, तभी पापा आ गए और... इसके आगे शिखा बोल ही नहीं पाई। उसकी आवाज में शर्म और डर साफ झलक रहा था। निशा ने जल्दी से पूछा, लेकिन अंकल के पास फ्लैट की चाबी कहाँ से आई? शिखा ने बताया, पापा को पता था फ्लैट कौन सा है और कुणाल ने लैच नहीं लगाया था। दरवाजा खुला रह गया तो पापा सीधे अंदर आ गए। निशा ने पूछा, कुणाल भाई कहाँ है अब? शिखा ने थके स्वर में कहा, उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुझे पापा का पता है ना, उन्होंने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। निशा ने गंभीरता से कहा, देख शी, जो भी तुम दोनों के बीच हुआ उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा हक नहीं है। तुम दोनों एडल्ट हो, समझदार हो और जानते हो अपना सही गलत, पर एक बार पहले अंकल को बता तो देती। शिखा ने आह भरते हुए कहा, यार सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि समझ ही नहीं आया कि बताओ कैसे। सोचा था मुंबई आकर पापा को बताऊंगी, पर पापा ने यहाँ आकर सरप्राइज ही दे दिया।
निशा ने पूछा। अच्छा, अभी तू कहाँ है? शिखा ने कहा। घर पर। और अंकल? शिखा ने कहा। होटल। कुणाल को निकालकर पापा ने बहुत कुछ कहा। आज पापा रोए मेरी वजह से, जबकि मैंने उन्हें मम्मा के डेथ पर रोते हुए देखा था 15 साल पहले। आज उन्हें इस तरह मेरे कारण रोते हुए देख मैं खुद को बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। पापा बिना मेरी बात सुने होटल के लिए निकल गए। शिखा बात करते करते रो पड़ी। नी, मेरी लाइफ में मेरे पापा के अलावा मेरा अपना कोई भी नहीं है। निशा ने धीरे से कहा। चुप कर, अभी मैं नहीं मरी। अंकल बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बात करूंगी उनसे। शिखा ने अचानक कहा। नहीं। क्यों, क्या हुआ? निशा ने पूछा। शिखा ने कहा, वो पापा तुझसे भी गुस्सा है। निशा ने पूछा। मुझसे? पर क्यों? शिखा ने उदास स्वर में बताया। उन्हें जब पता लगा कि तूने कैसे अभी जीजू से शादी की, उन्हें ये काफी खराब लगा। चिंता से निशा ने कहा। पर पापा ने मुझे तो कुछ नहीं कहा। अंकल ने नहीं कहा क्योंकि उनकी सोच वैसी नहीं है, लेकिन पापा की बात अलग है। उन्हें जब ऊपर से मैंने ये बताया कि कुणाल अभी जीजू के ही अंडर काम करते हैं, तो वो और भड़क गए। मेरी संगति ही बुरी है उनके हिसाब से। नी, मैं क्या करूं? हिचकिचाते हुए निशा ने कहा। रुक, कुछ सोचते हैं। अब तो मैं भी अंकल से बात नहीं कर सकती क्योंकि उनके लिए मैं भी गलत हूँ। वेट, लेट मी टॉक टू अभी। तत्परता से अभिमन्यु ने कहा। प्रॉब्लम? वेट, मैं आ रहा हूँ। कुणाल को बोलता हूँ कि आ जाए। मुझे लगा ही था तुम्हें अकेले वहां छोड़कर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। गुस्से से निशा ने कहा। रुकिए, बैठिए। पहली बात तो ये कि मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पूरा परिवार है मेरे साथ। दूसरी बात, ये क्या बात हुई कि अकेला छोड़कर गया हूँ तो प्रॉब्लम होनी ही है? इडियट। हैरानी से अभिमन्यु ने कहा। मिसेस मित्तल, आई एम वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन इन द कंट्री एंड आप मुझे इडियट कह रही है? तर्कपूर्ण निशा ने कहा। बिजनेसमैन होंगे दुनिया वालों के लिए, मेरे लिए आप सिर्फ मेरे पति है। और इन सब बातों को छोड़िए, प्रॉब्लम सुनिए। सिर हिलाते हुए अभी ने कहा। अब बोलो। उदासी से निशा ने सारी बात बताई। तो अभी ने कहा, ये भी साला हरामी ही है। इडियट को बोला भी था कि फास्ट मत करना कुछ भी। सोचते हुए निशा ने कहा। अब हो गया, अब क्या करें? गहरी सोच में अभिमन्यु ने कहा। तुम तो उनसे मिल नहीं सकती, पर कुणाल की माँ तो जाकर मिल सकती है और डायरेक्ट रिश्ता भी मांग सकती है। फटाक से निशा ने कहा। अभी हमें अंकल को समझाना है, मारना नहीं। चुटीले अंदाज में अभिमन्यु ने कहा। अब कौन मार रहा है यार उन्हें? हैरानी से निशा ने पूछा। आप कुणाल की माँ कहाँ से लाएंगे? मुस्कुराते हुए अभिमन्यु ने कहा। मेरी प्यारी बीवी साहिबा, टॉक टू माय मम्मा, हमारी मम्मा, वो कुणाल की भी माँ है। संकोच से निशा ने कहा। वो गलत तो नहीं समझेंगी ना शीको? आत्मविश्वास से अभिमन्यु ने कहा। तुम्हें क्या लगता है? निर्णय लेते हुए निशा ने कहा। नहीं समझेंगी। संतोष से अभिमन्यु ने कहा। बस फिर गो एंड टॉक टू हर। फिर कल तुम अंकल से बात कराना। मैं अपने कांटेक्ट से पता कर देता हूँ कि अंकल किस होटल में ठहरे हैं। निशा ने ओके कहा। जैसे ही कॉल काटने लगी, अभिमन्यु ने अचानक से कहा। अच्छा निशा, सुनो। निशा ने हैरानी से कहा। जी बोलिए। प्यार भरे अंदाज में अभिमन्यु ने कहा। आई लव यू। हंसते हुए निशा ने कहा। हाँ, आई लव यू अभी, और कॉल कट कर दी। फिर निशा सुहानी जी से बात करने लगी, जो उसे कल शिखा के पापा से बात करने आने का कह देती है। यही बात निशा आगे शिखा को भी बताती है। 2 घंटे बाद निशा के पास मैसेज आता है। अभिमन्यु ने होटल का नाम भेजा था जिसमें शिखा के पापा ठहरे थे। गोकुल होटल। गोकुल होटल के रूफटॉप पर माहौल धमाकेदार था। ऊंची ऊंची आवाजों में गाने बज रहे थे। हर कोई नशे में धुत दिखाई दे रहा था। व्यवसायिक गंभीरता से गौरव ने कहा। चलो, मीटिंग तो खत्म हो गई, अब बाहर निकलते हैं। जैसे ही गौरव कदम बढ़ा रहा था, उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, कुणाल पर। पहले तो गौरव ने इग्नोर किया और आगे बढ़ा, लेकिन फिर थोड़ी देर रुककर मुस्कुराते हुए कुणाल की तरफ बढ़ गया। हैरानी से कुणाल ने कहा। तुम यहाँ? मुस्कुराते हुए गौरव ने कहा। हाँ, बिजनेस के पर्पज से आया था। थोड़ी देर खामोशी के बाद गौरव ने कहा। चलो एक ड्रिंक हो जाए साथ में। कुणाल ने झिझकते हुए कहा। अच्छा ठीक है। दोनों एक साथ बैठ गए और ड्रिंक करने लगे और कुणाल ने सब कुछ गौरव को बता दिया। कुणाल के जाने के बाद गौरव मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, जो भी होगा, लेकिन अगर मित्तल परिवार में कोई खुशी का मौका आया तो मैं उसे मातम में बदल दूंगा। अभिमन्यु मित्तल, तूने मेरी बहन के प्यार को ठुकराकर ठीक नहीं किया। और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गया। दूसरे दिन सुबह के 10 बज चुके थे। शिखा के पापा अमर जी पूरी तैयारी कर चुके थे यहाँ से जाने की, और साथ ही साथ शिखा को भी यहाँ से लेकर जाने की, कि तभी उनके रूम की बेल रिंग हुई। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पिच कलर की डिजाइनर साड़ी बांधे, कानों में गोल्ड के छोटे छोटे टॉप्स पहने एक औरत खड़ी थी। देखने से ही वो औरत शिखा के पापा को वो बड़े खानदान की लग रही थी। अमर जी ने कहा, जी आप कौन?
मैंने आपको पहचाना नहीं। उस औरत ने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, मैं सुहानी हूँ, कुणाल की माँ। लास्ट के 3 शब्द सुन अमरजी काफी शॉक्ड हुए, पर उन्होंने पूरा दरवाजा खोल दिया और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। सुहानी जी अंदर आई। उन्होंने एक नजर बैग पर डाली जो बिल्कुल तैयार था। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और सामने एक सोफे पर बैठ गई। अमरजी भी उनके सामने कुर्सी करके बैठ गए और बोले, कुछ मंगवाया आपके लिए? सुहानी जी ने ना में सिर हिलाया। अमरजी ने पूछा, आपके यहाँ आने की मंशा? सुहानी जी ने जवाब दिया, मैं आपसे कुणाल और शिखा के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। सुहानी जी की बात सुन अमरजी की आंखों के आगे कुछ मंजर गुजर कर गया। उनकी आंखों में कुणाल के प्रति नफरत देखी जा सकती थी। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और कहा, कैसी बात? सुहानी जी समझ गई कि अमरजी कुणाल से काफी ज्यादा नफरत करने लगे हैं, लेकिन क्यों ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ आपने शिखा और कुणाल को किस स्थिति में देखा। अमरजी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, बहुत अच्छी परवरिश दी है आपने अपने बेटे को। सुहानी जी उनकी बात सुन चुप हो गई। उनकी आंखों में गुस्से के भाव आ गए, जो कि काफी रेयर था। उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, मेरी परवरिश पर उंगली मत उठाइए मिस्टर मेहरा। दोनों एडल्ट्स हैं, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अमरजी गुस्से से उठे और बोले, माफ करिएगा मोहतरमा, पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। अगर ये काम आपके बेटे ने हमारे गांव में किया होता तो कब का मारा गया होता। क्या अमर अपनी बेटी शिखा की शादी कुणाल से करा देंगे? क्या निशा की शादी को अमरजी कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कुणाल और शिखा की शादी के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 140। अनीस जी ने असमंजस में कहा, जी हाँ। आरव की तरफ इशारा कर कहा, ये एक रहा और अभी बेंगलोर में है, वही तो मेरा बड़ा बेटा है। अमर जी ने कहा, और कुणाल? अब सुहानी जी बोली, कुणाल भी हमारा ही बेटा है। उसके माँ बाप की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। उसने खुद ही खुद को और अपनी बहन को संभाला है। इस पर वो कुछ नहीं बोले, पर ये सोचने लगे कि उन्होंने कुणाल के बारे में इतना बुरा भला कहा और सुहानी जी उसकी सगी माँ ना होते हुए भी सुनती रही। फिर वो कुछ सोच कर बोले, आपने तो कहा था कि आप उसे शहर से बाहर भेज देंगी। सहमति में सर हिलाते हुए सुहानी जी ने कहा, वो जा चुका है। वो शाम 6:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली के लिए जा चुका है। अमर जी ने कुछ नहीं कहा। माहौल अब काफी गंभीर था, जिसे देख गायत्री जी बोली, चलिए अब खाना खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। बहुओं जाओ, खाना लगवाओ मेज पर। निशा और सुहानी जी सिर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। आशा जी भी कुछ पलों में चली गई और फिर शिखा भी कुछ बहाना करके चली गई। किचन में जाते शिखा निशा के गले लगकर रो पड़ी। सुहानी जी ने उसके गाल को प्यार से छूकर कहा, आई एम सॉरी बेटा, पर मैं इससे ज्यादा उन्हें फोर्स नहीं कर सकती थी। वो भी तुम्हारे बाप है, उनका हक पहले है। शिखा ने कहा, नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पापा की भी नहीं है, गलती मेरी ही है। मुझे पापा को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कुणाल के बारे में, और वो सिचुएशन जिसमें उन्होंने हमें देखा, किसी भी बाप का यही रिएक्शन होगा। निशा ने शिखा के आंसुओं को पोंछकर कहा, अंकल ने क्या कहा? शिखा उसका सवाल सुन गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में आज दोपहर का मंजर आने लगा, जब अमर जी सुहानी जी से मिलने के बाद उसके फ्लैट पर आए थे। शिखा पूरी रात ढंग से ना सो सकी। उसने पूरी रात हॉल में सोफे पर ही गुजार दी थी। सुबह 10 बजे उठकर वो नहाई और अब वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी। वो 11 बजे से लगातार कुणाल को कॉल कर रही थी, लेकिन कुणाल उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, जिसे देख वो और चिढ़ गई। उसने निशा को कॉल किया तो उसे पता चला कि सुहानी जी अमर जी से मिलने गई है, जिसे सुन उसके दिल में एक उम्मीद की लहर उठी। लेकिन जब उसे सुहानी जी का कॉल आया तो वो उम्मीद टूट गई। सुहानी जी ने उसे सब बता दिया था और अब जो वो नाश्ता बना रही थी उसने वो भी छोड़ दिया। वो सोफे पर बैठी एक टक एक ही तरफ देख रही थी, जब उसकी सोच दरवाजे की घंटी से टूटी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अमर जी थे। अमर जी को देख वो बिना कुछ कहे उनके सीने से लग गई। अमर जी ने उसके सिर को सहलाया और कहा, अंदर ते आने दे कुड़िए। शिखा सिर हिलाकर साइड हो गई, जिससे अमर जी अंदर आ गए। शिखा ने दरवाजा बंद किया और कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अमर जी ने पूरे फ्लैट पर एक नजर दौड़ाई और कहा, पानी छड़, तू चाय बना। तेरे हाथ दी चाय पीते टाइम हो गया, तू चाय बना। शिखा सिर हिलाकर किचन में चली गई। अमर जी बालकनी की तरफ बढ़ गए। वहां से सामने बीच का व्यू था। वो गहरी सोच में डूबे थे। उनके दिमाग में सुहानी जी के कहे गए शब्द दौड़ रहे थे। उन्होंने एक नजर घूमकर ओपन किचन में काम कर रही शिखा पर डाली। शिखा के चेहरे पर वो चमक नूर नहीं था जो हुआ करता था, जिसे देख उनका दिल पसीज गया। लेकिन फिर उनकी नजरों के सामने कुणाल और शिखा दोनों कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में नजर आए, और साथ ही साथ रात को बार में जो कुछ भी हुआ वो सब भी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की।
लेकिन इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। तभी शिखा चाय लेकर आई और बोली, पापा चाय। शिखा एक चाय का कप उनकी तरफ बढ़ा देती है। अमर जी भी ले लेते हैं। दोनों वही चेयर्स पर बैठ जाते हैं और गहरी शांति में चाय पीते हैं। एक लंबी शांति के बाद अमर जी बोलते हैं, शिखो तुझे पता है तेरी माँ मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। वो शादी से भाग गई थी। शिखा हैरत से उन्हें देखने लगी। अमर जी ने बिना उसे देखे ही आगे कहा, हरमन अपने कॉलेज के किसी लड़के से प्यार करती थी। तेरे नाना जी को कहीं से पता लग गया। उन्होंने उस लड़के की जांच पड़ताल करवाई तो लड़का एक नंबरदा अमली निकलिया। उन्होंने उस कारण जल्दी से तेरी माँ की शादी मुझसे तय कर दी। लेकिन वो शादी से भाग गई उसी लड़के के पास, और फिर वहां जाकर उसे उस लड़के की सच्चाई पता लगी। वो जब वापस आई तो तेरे नाना जी ने उसकी शादी फिर मुझसे करवा दी और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। शिखा ने हैरत से देखते हुए कहा, आपने उनसे शादी फिर से कर ली, ये जानते हुए भी कि वो पहली शादी से भाग गई थी? अमर जी ने सांस लेते हुए कहा, तेरे नाना जी का मेरे माँ बाप पर बहुत उधार था, जो उतारना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए मेरे माँ बाप ने ये शादी होने दी, लेकिन उन्होंने कभी भी हरमन को नहीं अपनाया। शिखा ने उलझन में पूछा, और आपने अपनाया? अमर जी ने गंभीर आवाज में कहा, सच्चे बादशाह के आगे लावा ली थी, पीछे नहीं हट सकता था। हरमन हमेशा अपने इस रिश्ते में ईमानदार रही। वो आखिरी दम तक उस रिश्ते के पछतावे में रही, क्योंकि उस रिश्ते के कारण वो अपने ही माँ बाप की नजरों में गिर चुकी थी। अमर जी ने दर्द भरी आवाज में कहा, जब तू हुई तो वो तुझे लेकर गई थी अपने मायके, लेकिन उन्होंने धक्के मार कर निकाल दिया। शिखा ने भराए स्वर में पूछा, और दादा दादी? अमर जी ने नजरें झुकाकर कहा, उन्होंने आज तक भी हरमन को नहीं अपनाया, और जब तू हुई तो और बवाल हो गया कि लड़का नहीं हुआ, इसीलिए मैं अलग हो गया। शिखा अब गहरी सोच में डूब चुकी थी। बचपन से उसे यही लगता था कि उसका कोई ननिहाल नहीं है, और दादा दादी उसके साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो गांव में रहना चाहते हैं। शहर की भागदौड़ उन्हें पसंद नहीं। लेकिन आज सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इस सच ने उसके दिल में अपने पापा के लिए इज्जत और बढ़ा दी थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उन्होंने कितने गहरे जख्म अपने अंदर दबा कर रखे हैं। अमर जी ने धीमी आवाज में कहा, मैं अतीत को दोहरा नहीं सकता शिखा। तेरी माँ अंत तक उस रिश्ते के पछतावे में जीती रही। मैं चाहता हूँ तू आगे बढ़े। मेरे जिंदगी में अब तेरे सिवा कोई नहीं है। फिर उनकी आवाज बदल गई, भारी से नर्म होती हुई, पर मैं तुझे तेरी माँ के दर्द में नहीं देख सकता। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। शिखू, मैं कुणाल के बारे में गलत सोच बैठा। मुझे लगा वो भी वैसा ही होगा, पर जब मैंने सुहानी जी की आंखों में उसके लिए विश्वास देखा, उसका अतीत जाना, तो लगा जैसे मैं खुद से लड़ रहा हूँ। उनकी आंखों से इस बार आंसू बह निकले। मैंने अपने माँ बाप के तानों के डर से तुझे रोकना चाहा, लेकिन सच में अगर कुणाल तुझे खुश रख सकता है तो मैं क्यों रोकूं? शिखा का गला भर आया। उसने धीरे से कहा, पापा। अमर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे भी वही सजा नहीं देना चाहता जो तेरी माँ को मिली थी। शिखा ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसके आंसू अमर जी के कंधे पर गिरने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद अमर जी ने कहा, अगर तुम और कुणाल तैयार हो तो आज शाम को सबको बुलाते हैं। शिखा ने आंखें पोंछकर कहा, मतलब? अमर जी ने हल्की मुस्कान दी, मतलब सगाई कुड़िए, तेरा बाप अब तेरे साथ खड़ा है। शिखा ने अपनी हथेलियों से चेहरा ढक लिया और हंसते रोते बोली, थैंक यू पापा। और फिर अपनी बेटी का दिल रखने के लिए अमर जी ने सुहानी जी को फोन करके अपने दिल की बात बता दी। सुहानी जी ने कुणाल और अभि के साथ बाकी सबको फोन कर बुला लिया और सगाई की तैयारियां फौरन शुरू कर दी। गौरव और दिव्या के साथ सभी मेहमानों को बुला लिया गया। सुहानी जी और निशा दोनों तैयारियों में लगी थी। गायत्री जी ने मिठाई की थाल सजाई। कुणाल आया तो अमर जी खुद से उसे लेने दरवाजे पर पहुंचे। कुणाल ने झिझकते हुए नमस्ते किया। अमर जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आजा बेटे आजा, तू हमारा दामाद नहीं बेटा है। कुणाल की आंखें भीग गई। फिर सबके सामने अमर जी ने ऐलान किया, आज से कुणाल सिर्फ शिखा का नहीं बल्कि हमारा बेटा भी है। ताली और मुस्कुराहट के बीच शिखा ने कुणाल का हाथ थाम लिया। सुहानी जी ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखा। फिर पंडित जी ने छोटी सी रस्म की और सगाई की अंगूठी पहनाई गई। शिखा की आंखों में आज वही नूर लौट आया जो कहीं खो गया था। अमर जी ने दूर खड़े होकर अपनी बेटी को देखा। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे किसी पुराने बोझ से आजादी मिली हो। वो आगे बढ़े, शिखा और कुणाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो। कुणाल ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। एक तरफ शिखा और कुणाल एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद सबकी दुआएं ले रहे थे। इसी बीच गौरव हाथ में एक पैकेट लिए किचन में दाखिल हुआ। वहाँ खानसामा बर्तन जमाने में लगा था। गौरव ने चारों ओर देखा और फिर जेब से कुछ नोट निकालकर खानसामे की हथेली में रख दी। गौरव ने दबे स्वर में कहा, ले ये रख और सबके खाने में ये मिला दे। खानसामा हक्का बक्का रह गया। साहब ये क्या है? गौरव ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए एक छोटा सा शीशी नुमा डिब्बा थमाया और ठंडी आवाज में बोला, बस तुझे इतना करना है, बाकी का काम होने के बाद तुझे माला माल कर दूंगा।
खानसामा डरते डरते बोला, पर साहब। गौरव ने झुंझलाकर कहा, कर दे जैसा कहा है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी वक्त पास ही खड़ी दिव्या धीरे से आई और गौरव के कान में बोली, एक बार और सोच ले। गौरव झुंझलाकर बोला, बहुत खुशी हो रही है ना सबको, लेकिन उनकी ये खुशी मैं गम में बदल दूंगा। कितना प्यार किया है तुमने अभिमन्यु मित्तल से, और बदले में उसने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ नफरत। अगर अभिमन्यु तेरा नहीं हो सकता तो अब पूरा मित्तल परिवार ही खत्म हो जाएगा, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभिमन्यु उसी वक्त वहां पहुंचा। उसने गौरव को पैकेट थमाते हुए और खानसामे को पैसे पकड़ते हुए देख लिया था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। वो तेज कदमों से बढ़ा और गौरव का हाथ पकड़कर जोर से झटकाते हुए चिल्लाया, ये तू क्या कर रहा है गौरव? गौरव हड़बड़ा गया। अभिमन्यु, तू यहाँ? अभिमन्यु ने गरज कर कहा, बोल ये सब क्या है? कुछ पल गौरव चुप रहा, फिर होठ भींच कर बोला, वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये सुनकर अभिमन्यु का खून खौल उठा। उसने गौरव को धक्का मारते हुए एक जोरदार मुक्का मारा। गौरव गिर पड़ा, लेकिन फिर उठकर चिल्लाया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अभिमन्यु। जैसे मैंने तेरी बहन सृष्टि को मारा था, वैसे ही एक दिन सबका खात्मा कर दूंगा। ये सुनते ही अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें फैल गई। वो वही जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, सृष्टि, मेरी सृष्टि को तूने उसे। फिर अचानक उसने उठकर गौरव को पकड़ लिया और बुरी तरह से मारने लगा। हर मुक्के के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। शोर सुनकर सब दौड़ते हुए वहां आ गए। निशा ने मोबाइल उठाकर पुलिस को कॉल कर दिया। इसी बीच दिव्या भी वहां पहुंच गई। उसने रोते हुए गौरव को छुड़ाने की कोशिश की और अभिमन्यु से गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज लीव हिम अभिमन्यु, उसे मत मारो। अभिमन्यु ने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में कहा, नहीं दिव्या, अब तुम दोनों जेल जाओगे। तुम्हारे गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने गौरव और दिव्या दोनों को पकड़ लिया। गौरव अब भी छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने हथकड़ी डाल दी। सुहानी जी ने राहत की सांस ली। गायत्री जी ने भगवान का नाम लिया और अमर जी ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तूने सही किया बेटा, इन जैसों की यही जगह है। अमर जी ने सबको देखकर मुस्कुराकर कहा, हमारी शिखा और कुणाल की नई जिंदगी शुरू होने से पहले एक अपराधी को सजा मिल गई। इससे बढ़िया शुरुआत कहाँ हो सकती है? निशा ने अभिमन्यु की तरफ देखा। जब दोनों की नजरें टकराई तो निशा को अभिमन्यु की आंखों में देखकर ऐसा लगा जैसे आज वो एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो गया। इससे पहले कि निशा कुछ कहती, अभिमन्यु निशा के पास आया और सबके सामने उसे गले लगाकर रो दिया। किसी ने अभिमन्यु को रोकने का प्रयास नहीं किया। निशा की भी आंखें छलक उठी और कुछ देर बाद जब अभिमन्यु के आंसू सूख गए तो वो अचानक से उठा और हंसते हुए बोला, जो होना था वो हो गया गाइस। सृष्टि भी नहीं चाहेगी कि उसके कुणाल भाई की सगाई रोते हुए गुजरे। बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, लेट्स डांस नाउ। और अभिमन्यु की बात सुनते ही हर किसी के चेहरे पर लंबी मुस्कान दौड़ गई। आप सुन रहे थे कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।